सेक्शन 114 पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि बात करता है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। पहली बात, किस तरीके का प्रिज्यूम्शन है? मे प्रिज्यूम, डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, कोर्ट की मर्जी पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात, रेबुटेबल है, मीन्स खंडनीय है, इसको खंडन किया जा सकता है। और तीसरी बात, सर्कमस्टांसेस को भी ध्यान रखा जाएगा। सेक्शन 114 को समझने से पहले हमें तीनों चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात, मे प्रिज्यूम है, इस सेक्शन में जितने भी इलस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे वो कैसे हैं? मे प्रिज्यूम है। दूसरी बात, रेबुटेबल है, खंडनीय है, मतलब अगर इस तरीके का प्रूफ मिल जाए जो इन केस खिलाफ आता है तो कोर्ट क्या करेगी? उन फैक्ट्स को कुछ और मान सकती है। और सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होंगे फैक्ट्स। अभी देखिए क्या है, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, कोर्ट कुछ फैक्ट्स को प्रिज्यूम कर सकती है। कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करता है कि कुछ फैक्ट हैं, ऐसा कोर्ट मान सकती है, लेकिन मानते हुए ये ध्यान रखना है कि कौन सी सर्कमस्टांसेस में वो फैक्ट्स घटित हुए, हैपन हुए, वो फैक्ट्स हुए, अकर हुए, अकरेंस ऑफ द फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच द फैक्ट्स वर अकर्ड, ये भी देखा जाएगा। प्लस ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई और पर्सन इन फैक्ट्स को जो कोर्ट मान सकती है और मान रही है उनके खिलाफ कुछ और प्रूफ ले आते हैं और वो फैक्ट्स का खंडन हो जाता है, तो वो खंडन मान्य होगा डिपेंडेंट अपॉन द फैक्ट्स व्हिच द पर्सन इज ब्रिंगिंग टू द कोर्ट। तो हमें ये तीन चीजें ध्यान रखनी है सेक्शन 114 समझने से पहले। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में क्लियर किया था, सेक्शन 114 इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफी लेंथी है, तो हम इसको इसीलिए अलग से इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाए हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 114 क्या बात करता है कि कोर्ट कुछ फैक्ट्स को प्रिज्यूम कर सकता है। किन फैक्ट्स को प्रिज्यूम कर सकता है वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि वो फैक्ट्स कैसे होंगे? रेबुटेबल, खंडनीय होंगे, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही लिए जाएंगे और कोर्ट के अपने विवेक पर डिपेंड करता है। अब वो फैक्ट्स कैसे होते हैं, या तो ये भी हमें ध्यान रखना है ह्यूमन कंडक्ट पे होंगे, ह्यूमन कंडक्ट से रिलेटेड होंगे, या फिर नेचुरल इवेंट से रिलेटेड होंगे, या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस से रिलेटेड होंगे। देखिए, आप मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे सेक्शन 114 क्लियर हो जाएगा। पहली बात मैंने आपको बताई, कोर्ट में प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम नहीं, में प्रिज्यूम कोर्ट के अपने विवेक पे डिपेंड करता है। रेबुटेबल है, सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड है, इन फैक्ट्स को जो कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है। और वो कैसे होंगे, कहां से आएंगे? या तो नेचुरल इवेंट से रिलेटेड फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होंगे? या तो नेचुरल इवेंट से, या पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस से रिलेटेड, या फिर ह्यूमन कंडक्ट। तो इन तीन चीजों से रिलेटेड होंगे फैक्ट्स जिनको कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है। ये बात हमें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 114 में इलिस्ट्रेशंस दिए, टोटल 9 इलिस्ट्रेशंस दिए और बताया कि ये जो बात करी ना, ह्यूमन कंडक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, नेचुरल इवेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, तो वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं वो सब इन 9 इलिस्ट्रेशंस में समझा दिया गया। और इन इलिस्ट्रेशंस के बाद में आगे से ये भी बताया, इलिस्ट्रेशंस के नीचे ही लिखा हुआ है बेयर एक्ट में, कि अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं, सर्कमस्टांसेस होती हैं, तो जो प्रिज्यूम किया जा रहा है वो गलत भी हो सकता है। यानी किन परिस्थितियों में उन प्रिजम्पशन की सर्कमस्टांसेस, कौन सी सर्कमस्टांसेस होंगी जिनको भी हमें ध्यान में रखना है कोई भी फैक्ट को प्रिज्यूम करते हुए। ठीक है, तो हर एक इलस्ट्रेशन को उनकी सर्कमस्टांसेस के साथ में हम समझेंगे। सबसे पहले एक बात देखिए, एक केस हमारे सामने है, तुलसा वर्सेस दुर्गात्या 2008 का केस। इस केस में क्या हुआ था कि दो व्यक्ति साथ साथ रहते थे और मान लिया गया क्योंकि साथ साथ रहते हैं और उन दोनों के बीच में रिलेशन इस तरीके का है कि कैसे हस्बैंड एंड वाइफ, तो भले ही वो लिव इन रिलेशनशिप में, लेकिन उनको मान लिया जाएगा कि हस्बैंड एंड वाइफ है जब तक उनमें से कोई पार्टी जो लीगल ऑब्लिगेशंस बनते हैं आउट ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप उनसे बचने के लिए इस फैक्ट को खंडन करती है कि हमारी शादी नहीं हुई थी और अपने आप को साबित करने के लिए वो फैक्ट्स लेकर के नहीं आती। तो अगर कोई पार्टी इस चीज को साबित करने के लिए ले आती फैक्ट कि हाँ ये हमारी शादी नहीं हुई थी और हम लिव इन रिलेशनशिप में थे या फिर हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था जो मेरे पास ऑब्लिगेशन हो शादी वाले, तो वो क्या मान लिया जाएगा, कोर्ट क्या करेगी, उस चीज को रेब्यूट कर देगी, खंडन कर दिया जाएगा उस चीज का। तो यानी कि
कुछ घटनाएं, ह्यूमन कंडक्ट जो अभी बताया, साथ रह रहे थे तो उससे पता चला कि दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन जो पार्टी बोल रही है कि नहीं ऑब्लिगेशन से बचने के लिए और उसने वो फैक्ट्स लाके दिए तो वो खंडन हो गया। तो सेक्शन 114 इस चीज के बारे में बात करता है। अभी हम इलिस्ट्रेशन जो दिए हुए हैं उनसे समझेंगे तो हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला इलिस्ट्रेशन थेफ्ट के बारे में बात करता है। देखिए जो मैंने ये लिखा है ना आपके सामने 9 पॉइंट्स, ये 9 पॉइंट्स में इलिस्ट्रेशंस को एक्सप्लेन किया गया है बेयर एक्ट में, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखती तो आपको कंफ्यूजन भी होता, प्लस फिर मेरे समझाने का कोई मायने नहीं बचता, क्योंकि वह फिर पढ़ के भी समझ लेंगे। लेकिन मैंने ये ट्रिक से यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो जस्ट है, समरी है, मतलब हर चीज में, हर इलिस्ट्रेशन में जो बात हुई है ना उसको मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको लर्न करने में इजी हो। और मैं आपको पहले एक कहानी सुना दे रही हूँ क्योंकि मेरी कहानी सुनाने की बहुत बुरी आदत है, उससे आपको याद हो जाएगा कि इलिस्ट्रेशंस क्या बात करते हैं। ए व्यक्ति ने चोरी की, अपने साथ बी को लेके गया, जाके वो गोइंग में छुप गए और जहां पर छुपे वो नदी के किनारे में उन्हें बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारी चीजें मिली। उन चीजों के बेस पे ऑफिसर थे, उन्होंने जो है एक्शन लिया। उसके बाद में पता चला उनका तो ये रोज का ही काम है, ये काम करना। उन्होंने एविडेंस करे, किसने, ऑफिसर्स ने उनके बिजनेस देखा तो रोज का यही काम है। एविडेंस इकट्ठे किए, उनसे क्वेश्चन पूछे, उन्होंने आंसर दिए और जो डॉक्यूमेंट थे उससे रिलेटेड उन्होंने वो भी कलेक्ट कर लिए। आप मेरी कहानी को सुनिए और याद कीजिए, सेक्शन 114 आपको याद हो जाएगा। दोबारा बोलती हूँ, ए ने चोरी की, चोरी करनी अपने साथ बी को भी लेके गया, बी कंप्लायंस को भी लेके गया, बोई में जाके छुप गए। उन्होंने जो काम किया वो नदी के किनारे जाके किया था। तो अभी क्या हुआ, ऑफिसर ने आके उन्हें अरेस्ट किया और पता चला उनका तो ये रोज का ही काम है। फिर उसके बाद में उनसे रिलेटेड एविडेंस इकट्ठे किए, उनसे क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने आंसर दिया, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने वो भी इकट्ठे किए। समझ गए, ये इलिस्ट्रेशंस में इन चीजों के बारे में बात की हुई है। तो सबसे पहले थेफ्ट की बात करते हैं। थेफ्ट, चोरी करने की बात हुई, तो उसमें बोला गया कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि अगर कोई व्यक्ति के पास से चुराई हुई चीज मिल गई, जैसे कि आपको मैंने जो हमारी प्रिजम्पशन की इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें ही मैंने बताया था कि अगर कोई चुराई हुई चीज किसी व्यक्ति के पास से मिल जाती है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है या तो उसने चोरी की या फिर उसको पता था कि ये चोरी की हुई है फिर भी उसने अपने पास रखी। तो व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट अबाउट थेफ्ट, कि चोरी की हुई वस्तु अगर किसी के पास से मिलती है तो उसका मतलब या तो उसने चोरी की है या उसको पता था चोरी की हुई है, उसके बावजूद भी उसने जो है चुराई। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। लेकिन जो इलिस्ट्रेशन के नीचे जो सर्कमस्टांसेस दी हुई है उसमें ये बताया गया, जैसे एग्जामिनर ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति एक दुकानदार है, शॉपकीपर है और उसका रोज का यही काम है कि उसके पास कुछ आते हैं सिक्के और उन सिक्कों का वो आदान प्रदान करता है, एक्सचेंज करता है, मीन्स उनको सामान खरीदेगा तो वो पैसे देगा, पैसे लेगा भी और पैसे देगा भी। तो वो जो उसके गले में उसके पास रखे रहते हैं पैसे, तो वो कहां से आए कैसे आए वो अगर हर एक की जांच पड़ताल करेगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सर्कमस्टांसेस को भी ध्यान में रखना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास से चोरी की हुई चीजें मिलती हैं तो वो चोर होगा ऐसा कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी, लेकिन साथ साथ सर्कमस्टांसेस को भी ध्यान रखेगी। केस लो सुनिए, केस लो है यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा वर्सेस बीडी डिसूजा। इसमें क्या हुआ, इसमें एक व्यक्ति के पास से चोरी किया हुआ सामान मिला, चोरी किया हुआ सामान मिला तो उसे मान लिया गया कि उसने जो है चोरी की, लेकिन चोरी की ये तो मान लिया लेकिन उसने मर्डर किया ये नहीं माना जा सकता। देखिए सेक्शन 114 का रजिस्ट्रेशन ए सेक्शन 411 आईपीसी के साथ चलता है। सेक्शन 411 आईपीसी का क्या बोलता है कि अगर किसी पर्सन से स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है, चुराई हुई प्रॉपर्टी मिलती है तो उसको चोर मान लिया जाता है। तो यही चीज इलिस्ट्रेशन के साथ में, लेकिन पढ़ेंगे सर्कमस्टांसेस के साथ में, ठीक है। जैसे अभी बोला कि अगर उसने चोरी के सामान मिल गया, ठीक है उसने चोरी किया लेकिन उसने मर्डर किया ये माना नहीं जाएगा। इसके साथ ही एक दूसरा केस हमारे पास और आता है, दैट इज मोहनलाल वर्सेस, वो केस है हमारे पास मोहनलाल वर्सेस अजीत सिंह 1978 का केस, और पहले वाला डी डिसूजा वाला केस 1992 का था। तो उस केस में क्या हुआ, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ मोहनलाल वर्सेस अजीत सिंह के केस में, यहाँ से एक व्यक्ति ने चोरी की, रॉबरी की और मर्डर भी किया। उसके पास से गोल्ड की रिंग भी मिल गई और उसके पास से हैंडकरचीफ भी मिल गया और जिसपे की खून के फिंगरप्रिंट्स थे। अब वो फिंगरप्रिंट्स उस पर्सन के थे मैच भी हो गए। तो जब फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो गए, स्टोलन प्रॉपर्टी भी मिल गई, मीन्स रॉबरी का सामान भी मिल गया, तो उसके ऊपर दोनों चार्ज चले गए, थेफ्ट का भी मतलब डेकोइटी का भी, रॉबरी का भी चार्ज चला गया उसके पास, और उसके पास क्या चला गया चार्ज, उसके ऊपर मर्डर का भी चार्ज चला गया। तो ये हो गया सेक्शन 114 का हमारे पास क्या केस लो।
तो थेफ्ट समझ में आ गया कि अगर किसी व्यक्ति के पास तो चोरी की हुई सामान मिलता है तो उसको चोर मान लिया जाता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस भी हम देखेंगे, दुकान वाले जो बताया आपको, और इसके साथ 114 के इलस्ट्रेशन ए के साथ में 411 आईपीसी साथ चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बी में आ जाते हैं, कंप्लायंस की बात की हुई है। अब कंप्लायंस का मतलब कहीं पे इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन कंप्लायंस कौन होता है? वो होता है जो कि क्राइम में साथ देता है। जैसे एक या दो से व्यक्ति जब क्राइम करते हैं तो एक के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए वो सब उसके सहभागी हुए, मतलब कैसे है, अपराधी हुए, मतलब कंप्लाइज हुए। तो जो कंप्लाइज है वो क्या कर रहा है, उसको हमने डिफाइन किया अंडर सेक्शन 113 इंडियन एविडेंस एक्ट में, और ये बोला कि वो जो गवाही देता है, वो जो अपने एविडेंस देता है, उसको मान लिया जाता है, लेकिन उसको हम इसके साथ पढ़ेंगे सेक्शन 114 के इलस्ट्रेशन बी के साथ में। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो कंप्लायंस होगा उसकी बात को माना नहीं जा सकता जब तक कि कॉरोबोरेटेड ना हो। कॉरोबोरेटेड का मतलब जब तक कि उसकी पुख्ता सबूत नहीं हो जाए उसकी बात का कि जो वो बोल रहा है वो सही है, तब तक कंप्लायंस को हम एविडेंस के तौर पे या गवाह के तौर पे नहीं मानेंगे। एक्सप्लेनेशन देते हुए उन्होंने बात करी, दो एक्सप्लेनेशन दी गई है इलस्ट्रेशन बी की। पहले एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ये बताया कि जैसे एक बहुत अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति है जिसका कुछ मशीनरी का बिजनेस है, उसके साथ बी भी जुड़ा हुआ है और वो भी बहुत अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति है। अब उनकी गलती की वजह से, केयरलेसनेस, लापरवाही की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अब ए को उस चीज में दोषी मान लिया जाता है, बी को भी मान लिया जाता है। बी जो होता है ए और अपनी तरफ से ये समझाता है कि सिचुएशन समझाता है कि किन सिचुएशन में हमसे ये कार्य हो गया, हमसे ये काम हो गया, तो कोर्ट उस चीज को मान लेगी। क्यों मान लेगी? क्योंकि वो गुड कैरेक्टर के हैं और सर्कमस्टांसेस कैसे हैं कि वो दोनों अच्छे कैरेक्टर के हैं। तो कंप्लायंस को कॉरोबोरेट तब तक नहीं किया जाएगा तब तक एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन सर्कमस्टांसेस है कि वो कॉरोबोरेट किया जा सकता है तो उनकी बात मान ली जाएगी। बी में कह रहे हैं नहीं मानेंगे, लेकिन बोला कि जब तक अगर कॉरोबोरेट हो जाए तो मान लेंगे। सर्कमस्टांसेस भी बता दिए। अब देखो इसी के इलस्ट्रेशन बी की एक्सप्लेनेशन में दो चीजें बताई, एक मैंने आपको बता दी, दूसरी देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, चार व्यक्ति थे, चारों को एक किसी मर्डर के केस में अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ, उन तीनों को ए बी सी, इन तीनों को अलग अलग जगह पे रखा गया। रखने के बाद उनसे तीनों से क्वेश्चंस पूछे गए अलग अलग कि उनके सर्कमस्टांसेस के बारे में बताइए, अपने जिस तरह से आपने सब चीजें प्लान की वो बताइए। इसने भी अलग जवाब दिया, इसने भी अलग जवाब दिया, इसने भी अलग जवाब दिया, और तीनों ने बी को दोषी बताया, लेकिन जवाब अलग अलग दिए। तो इससे पता चला कि इन सब की प्लानिंग एक नहीं थी, ये सब आपस में सह अपराधी बोले थे, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर एक ही बात होती तीनों की तो मान लिया जाता कि वो हाँ उन्होंने सब में इकट्ठे से प्लानिंग की है, लेकिन तब तीनों की बातें अलग अलग है तो उनको जो है क्या किया जाएगा, सह अपराधी कंप्लायंस नहीं माना जाएगा। ये बात यहाँ पर है इलस्ट्रेशन बी के एक्सप्लेनेशन में बताया गया। फिर आ जाइए बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमने पढ़ा हुआ है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में यहाँ पर सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की गई है। तो इलस्ट्रेशन सी ये बोलता है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी, कोर्ट में प्रिज्यूम क्या प्रिज्यूम कर सकती है कि जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया और जिसने बनाया यानी एक्सेप्टर जो कि ओरिजिनेटर है, यहाँ हम बोलेंगे जो एंडोर्सर है वो, और जो एक्सेप्टर है बनाने वाला और जिसके फेवर में बनाया गया वो, दोनों ही व्यक्ति जो है वो कैसे है, गुड कंसिडरेशन में बनाया गया, यानी सब जो नियत थी वो अच्छी ठीक थी। लेकिन सेक्शन 118 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसके साथ चलेगा, और सेक्शन 118 में और इसमें क्या फर्क है, इसमें तो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की और इसमें हर तरीके की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या किया, मे प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि फॉर गुड कंसिडरेशन था, लेकिन यहाँ पे कोर्ट शैल प्रिज्यूम चलेगा। अब आइए स्टेट ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब अगर किसी चीजों के बारे में सोचा गया है कि ये एग्जिस्टेंस में है, इस तरीके से है, तो कोर्ट मान लेगी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए ऐसी ही थी। जैसे इलस्ट्रेशन डी के उसमें बताया गया एग्जाम्पल में मैंने आपको भी बताया ना, बॉय में कंप्लायंस चले गए, बॉय में चले गए, बॉय में जाके कहा नदी के पास चले गए, तो नदी के पास चले गए, नदी का इलस्ट्रेशन ही है, नदी की एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने ये समझाया है कि अगर नदी किस तरीके से बहती थी, ठीक है, कोई रास्ता था जिसके थ्रू एक रिवर जो है फ्लो होती थी, तो मान लिया गया इसी तरीके से फ्लो होती गई, लेकिन क्योंकि कुछ टाइम पहले फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से जो नदी थी, रिवर थी, उसका जो रास्ता था वे जो था वो चेंज हो गया। अब रास्ता चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या, इसको भी मान लिया जाएगा कि अगर कोई चीज थी, एग्जिस्टेंस था, उसका एग्जिस्टेंस चेंज हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन नेचुरल इवेंट्स,
है ना, नेचुरल इवेंट्स के थ्रू हो गया। जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जैसे क्या बोलते हैं हम, पैतृक संपत्ति, ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो अगर बेटे को मिली तो बेटे को बाद उसके बेटे को मिलेगी, फिर उसके बेटे को मिलेगी, पिता से इस तरीके से ट्रांसफर होती चली गई, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इस तरीके से थी। तो अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो मान लिया जाएगा पहले पिता के पास थी, फिर पुत्र के पास, फिर पुत्र के पुत्र के पास, इस तरह से चलेगी जब तक कि उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कोई चीज ना प्रूफ आ जाए कि हाँ ऐसा नहीं था, तब तक मान लिया जाएगा कि वो ऐसे ही चलेगी, पिता से पुत्र, पुत्र से पुत्र, इस तरीके से। फिर जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स, जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट को भी किए जाएंगे, उनको मान लिया जाएगा कि वो बिल्कुल ठीक तरीके से ही किए गए। लेकिन इसके भी एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस अगर देखें कि हाँ कुछ गलत किया गया है, तो वो देखा जाएगा, उस चीज को कंसीडर किया जाएगा कि किन सर्कमस्टांसेस में जुडिशियल या ऑफिशियल एक्ट्स में कुछ मिस्टेक हुई है, उन सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखा जाएगा। बिकॉज हम इंसान हैं, चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, हम सब इंसान ही है, तो इंसान से गलती हो जाती है, तो उन सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखा जाएगा जिसमें एक्शन लिया गया। फिर कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस, कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हमने बोला ना, पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस रिलेटेड, मीन्स बिजनेस, व्यापार में इस तरीके से ही होता है और इस तरीके से होता चला जाएगा। जैसे ये इलिस्ट्रेशन पहले भी दे चुकी हूँ इंट्रोडक्टरी क्लास में। क्या है, एक लेटर पोस्ट किया जाता है, तो मान के चलते हैं कि वो जो है अपने गंतव्य पर, अपने जहां पर उसको जाना है वहां पर वो पहुंचेगा, ठीक है। जैसे हमने ऑनलाइन कोई कुछ भी हम ऑर्डर करते हैं तो मान के चलते हैं वो डिलीवर होगा, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में ये भी बताया गया कि अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं तो वो चीज जो हो रही है वो बीच में रुक भी सकती है, कैसे भी इंटरप्ट भी हो सकती है। जैसे अगर कोई पोस्ट किया गया, रास्ते में पोस्ट जो है क्लोज हो जाती है, खो जाती है, तो वो अपने जो एड्रेस है उस तक नहीं पहुंचेगी। हमने ऑनलाइन कुछ डिलीवर किया, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई, हम तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उन सर्कमस्टांसेस को भी ध्यान में रखा जाएगा। कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, ऐसा होगा, लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ तो उन सर्कमस्टांसेस को भी ध्यान रखा जाएगा। इसका भी एक केस लो है हमारे पास, और वो केस जो है JMC गेफिन वर्सेस LIC ऑफ इंडिया का केस, ये भी 1978 का केस है। इस केस में क्या था कि एक टेनेंट को मकान छोड़ने के लिए, प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए नोटिस भेजा गया। अब नोटिस भेजा गया, ये तो सब दे दिया, उसका एविडेंस तो दे दिया कि नोटिस गया है, लेकिन उस तक पहुंचा ये चीज नहीं प्रूफ कर पाया पर्सन। तो क्या हुआ, उसको यहाँ पर लेके आया कि ठीक है पहुंचना तो चाहिए, लेकिन हमने भी एक्सप्लेनेशन में क्या पूछा कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हो भी सकती हैं जिनकी वजह से वो नहीं पहुंचा, तो कोर्ट इस बात को भी ध्यान देगी। तो ये हो गया कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर आ जाइए एविडेंस, एविडेंस आंसर, ये दोनों चीजें इस तरीके की हैं कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिससे एविडेंस मांगा गया, वो एविडेंस नहीं देता, तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो एविडेंस नहीं दे रहा है वो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो उसके फेवर में नहीं है। अब इस चीज में देखो, कोई एविडेंस मांगा गया, वो नहीं दे रहा, विदहोल्ड कैंसिल कर रहा है उस चीज से। क्यों कैंसिल कर रहा है, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया हमको ये भी बात ध्यान रखनी है कि हो सकता है वो अगर एविडेंस देता तो उसकी फैमिली की या उसके खुद के रेपुटेशन के खिलाफ होती वो चीज, इसलिए उसने वो एविडेंस नहीं दिया। उन सर्कमस्टांसेस को हम ध्यान रखेंगे। एविडेंस का पॉइंट ये हुआ। फिर है आंसर, अगर किसी से पूछा जाए कि आप उस चीज के लिए उत्तरदायी हैं, वो नहीं देता जवाब। जैसे हम बोलते हैं कि अगर किसी से बोला गया हाँ में उत्तर दीजिए, ना में, यस और नो, और अगर हम कहते हैं कि अगर तुम जवाब नहीं दे रहे तो मान लिया जाएगा तुम्हारी यस है। तो इसका मतलब किसी से आंसर पूछा गया कि आपने किया या नहीं, तो उसने बोला, उसने आंसर नहीं दिया, मान लेगा कि इसका मतलब उसने काम किया है। अभी क्या हुआ, उसकी एक्सप्लेनेशन में रजिस्ट्रेशन का जो के बारे में सर्कमस्टांसेस बताई गई, उनमें ये कहा गया कि आंसर न देने का कारण ये भी हो सकता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में उससे पूछा गया वो बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ही कम वैल्यू का था, और इसके अलावा वो इतना ज्यादा उसको अफेक्ट नहीं करता था, या फिर वो उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता था, इस वजह से वो जो है चुप रहा। फिर उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट। अभी डॉक्यूमेंट में क्या है ना, एक वर्ड ध्यान रख दीजिएगा, ओब्लाइगर, ठीक है। अब ये देखो क्या है, ये ऐसा है, ये इससे रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जब भी कोई डेट लिया जाता है, उधार लिया जाता है, तो एक व्यक्ति उधार लेता है, दूसरा व्यक्ति उधार देता है। तो जो भी उधार लेता है वो क्या करता है,
कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी या कुछ भी जो है अपना साइन करके जो है करता है कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। तो जो पर्सन है ना उधार जो दे रहा है वो कागज अपने पास रख लेता है कि हाँ इसने जो है मेरे से उधार लिया। तो अगर वो वापस उस पर्सन के पास चले जाते हैं, किसके पास कागज, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ उसका, जैसे किसी को लोन की जरूरत है, ए को लोन की जरूरत है, वो बी के पास गया कि मुझे लोन दे दीजिए। उसने बोला ऐसे कैसे दे दूं, अपनी कुछ प्रॉपर्टी कुछ रखना है तो दे दो। उसने अपने प्रॉपर्टी के पेपर इसको दे दिए। अब इसके पास प्रॉपर्टी के पेपर हैं, अब जब तक नहीं देगा तब तक वो पैसे वापस नहीं करेगा। अब हमने ये देखा, कोर्ट ने ये देखा कि ए के पास प्रॉपर्टी के पेपर हैं, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि उसने अपना उधार जो है चुका दिया। मी प्रिज्यूम डॉक्यूमेंट इसके पास है ऑब्लाइगर के पास, तो उसका मतलब बी ने जो है ए ने अपना उधार चुका दिया, तभी बी ने उसको वापस किया। लेकिन सर्कमस्टांसेस में ये बोला गया कि इन चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा कि हो सकता है जिसे पैसे दिए भी नहीं हो उधार और उसने जो है चुरा लिए हो, तो ये चीज है ध्यान रखने वाली। अब मैंने आपको बता दिया सेक्शन 114 किसके बारे में बात करता है। मैंने बोला ना 9 इलिस्ट्रेशन है तो थोड़े याद करने में मुश्किल आती है, इसीलिए मैंने कहानी सुनाई आपको। चोरी करने वाला व्यक्ति ए चोरी की, अपने बी कंप्लायंस को लेके गया, बोई में जाके छुप गए, जब नदी के किनारे गए और वहां पे जाके ऑफिसर्स उनको पकड़ लिया और पता चला इनका तो रोज का यही काम है, एविडेंस उनसे इकट्ठे कर लिए, आंसर मांगे और उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट भी दे दिए। तो इस कहानी को याद कर लेना, हमारे पास ये समझ में आ जाएगा। और थेफ्ट सेक्शन 41 आईपीसी के साथ चलेगा, 411, और कंप्लायंस अंडर सेक्शन 133 इसी के साथ चलेगा। एविडेंस एक्ट की और बोई जो है चलेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज चलेगा सेक्शन 118। बोई नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैंने आपको समझाने के लिए बोई बोला है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो सेक्शन 118 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के साथ चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या नेचुरल इवेंट्स, पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस रिलेटेड, ह्यूमन कंडक्ट, इन फैक्ट से रिलेटेड कोर्ट जो होती है प्रिजम्पशन ले सकते हैं और प्रिजम्पशन रेबुटेबल होंगे, सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होंगे। सभी सर्कमस्टांसेस भी मैंने आपको समझा दी। आई होप यू लाइक द क्लास, and if you do like, then please don't forget to share and subscribe with your friends. Thank you so much. Have a nice day. Keep learning and keep smiling.